हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। आगे हमें उसके अंदर कड़ी में देखना है कि किस प्रकार जो है गांधी जी की जो है अखबार के अंदर छपा था। गांधी जी के लिए तथ्य थे, जो एक इतिहासकार हुए उन्होंने जो है हमारे को वो पुराने अखबारों के आधार पर जो है जानकारी दी थी। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसानों के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले गरीबों, विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बल मिला। और अब देखिए, जो गांधी जी उनको कई सारे नामों से जाना गया कि गांधी बाबा का किसी ने गांधी महाराज कहा, किसी ने सामान्य महात्मा कहा। और वो इसलिए कहा क्योंकि जो उनका जीवन था वो किसान और श्रमिकों के बीच में बीता था, और किसान और जो श्रमिक है वो उनको अपना मसीहा समझते थे, क्योंकि वो उनको अपना उद्धारक समझते थे, क्योंकि वही जो गांधी जी थे जो उनके पक्ष में लड़ने या बोलने वाले थे। और जो गांधी जी है उनकी जीवन शैली भी सामान्य किसान जैसी रही। वो अपना सामान्य धोती कुर्ता पहनते थे, ज़्यादा कोई तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनते थे, सामान्य जीवन जैसी जो है उनका जीवन था। तो जो है वो गांधी जी क्या है, सामान्य लोगों की तरह ही थे। महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे, तथा बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। अब जो गांधी जी है उनकी जीवन शैली क्या सादी थी, और वो एक व्यापारी भी और दूसरे पेशे से वकील भी थे। और गांधी जी से क्या है, वो गरीब श्रमिक जो होते थे गांधी जी उनसे लगाव रखते थे, और वो श्रमिक भी क्या रखते थे, गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसे दिखना बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। और अब जो गांधी जी है वो जो है राजनीतिक दृष्टि से क्या है, सामान्य है ना। और जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जो है लोगों को समझते थे, लोगों की जीवन शैली को समझते थे, और लोगों को जो है स्वयं जो है उनके साथ में जोड़ने की कोशिश करते थे। महात्मा गांधी का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था, और जो महात्मा गांधी है उनका जो अनुरोध है वो क्या है, कपट से मुक्त था। और भारतीय राजनीतिक संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वोदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। तो अपन ने क्या देखा, जो महात्मा गांधी वो क्या है, निसंदेह कपट से मुक्त था, और राजनीतिक जो भारतीय राजनीतिक संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वोदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का प्रचार संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। अब जो प्रचार प्रसार के लिए जो बात हुई कि भाई देश में क्रांति लानी है और देश को आज़ाद करवाना अंग्रेजों को, तो हम अंग्रेजी में बोलेंगे, जनता तो भाई हिंदी भाषी है और मातृभाषी है। तो ऐसे में जो है उन्होंने अपने राजनेताओं और जो लीडर्स थे अन्य उनको बोला कि भाई जो है अब जो प्रचार की भाषा है वो लोकल भाषा होनी चाहिए, स्थान विशेष की भाषा होनी चाहिए। जैसे हम मेवाड़ के तो हम मेवाड़ी भाषा में बातचीत करेंगे जनता के सामने, जनता को समझाएंगे उस भाषा के ना, तो जनता जल्दी समझ पाएंगे। इसके बदले अगर हम जाकर अंग्रेजी में किसी बात को बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा, मातृभाषा में जो है प्रचार के बारे में बात करी। आगे देखिए, इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समिति है ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया, और अब इसमें वे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए।
जो अभी तक इससे अछूते थे। और अब जो ये गांधी जी का जो राष्ट्रवाद था, है ना, ये जो राष्ट्रवाद, ये देशभक्ति की जो भावना थी, वो पूरे देश में जो है अलग अलग जगह पर फैल गई। और जो है काफ़ी विस्तृत रूप में जो है लोग क्या हो गए, राष्ट्रवादी हो गए। और कोई भी वर्ग समाज का इस राष्ट्रवाद, इस आज़ादी की जंग से अछूता नहीं रहा। सभी लोग जो है आज़ादी की जंग में शामिल हो गए। आगे हम देखेंगे, अब तक कांग्रेस के समर्थकों में बहुत कुछ ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्दी ही समझ ली कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी। और अब जो है अगली बात यह है कि जो कांग्रेस के समर्थक है वो क्या है, बहुत कुछ समृद्ध व्यापारी उद्योगपति जो है इसमें शामिल हो गए कि भाई जो है कांग्रेस के सदस्यों के रूप में व्यापारी उद्योगपति सब शामिल हो गए। तो अब जो है उनको ये बात समझ में आ गई कि अंग्रेज अगर उनके देश का समस्त कच्चा माल अगर अपने देश में ले जाएंगे और सभी यहाँ से ले लेंगे, खरीद लेंगे और सभी हमको लूट ही लेंगे वो, तो हमारे देश में क्या होगा, सारी जो उद्योग के जो धंधे वो सब चौपट हो जाएंगे और सारी चीज़ें भारत में जो है वो समाप्त हो जाएंगी। आगे देखिए, जीडी बिटला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। इस प्रकार गांधी जी के प्रशासकों में गरीब, किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपति के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी थे। अब देखिए, गांधी जी को सभी लोग मानने लगे, भाई उद्योगपति भी मानने लगे और दूसरा जो किसान है वो भी मानने लगे, लेकिन फिर भी लोगों में क्या था, आपस में विरोध की भावना तो होती है, ऊंच नीच थोड़ा बहुत तो होते ही, भी किसान और उद्योगपति दोनों में अंतर है, तो उनमें जो है विरोध की भावना थोड़ी बहुत देखने को मिलती थी। हालांकि महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था। अब किसी भी राष्ट्र का विकास जब हम बात करें तो वो वहाँ की जनता पर निर्भर करता है। तो ऐसे में गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि गांधी जी के जो गांधीवाद है, उनकी जो नियम सिद्धांत है वो सब फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो विकास है वो अनुयायी उस सिद्धांतों को कितना फॉलो कर रहा है। अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, अब तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और पढ़ के अच्छा आगे स्कोर करोगे कि नहीं करोगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो वैसे ही जो है गांधी जी के सिद्धांतों को कितने लोग अमल करेंगे, कितने अनुयायी मानेंगे, ये सब बातें क्या है, गांधी जी पर ही निर्भर करेगी। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। और अब जो है 1917 से 22 की बात करें हम, है ना, तो कुछ प्रतिभाशाली वर्ग ने क्या कर लिया, अपने आप को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, हमारा राजस्थान का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, ये अबुल कलाम आज़ाद अलग थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ना, ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, सी राजगोपालचारी शामिल थे। अब देखिए, सी राजगोपालचारी के बारे में एक बात और बताऊँ, जीके का प्रश्न है, ये हमारे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे, है ना। हमारे यहाँ पे सारे गवर्नर जनरल अंग्रेज थे। जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो उसके भारतीय गवर्नर जनरल पहले जो थे वो सी राजगोपालचारी थे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको जो है सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि आपको कभी परीक्षा देनी है 12वीं के बाद कॉम्पिटिशन कोई सा भी, तो उसमें ये प्रश्न काम आएगा। तो ये सारे व्यक्ति जो थे वो किससे जुड़ गए, महात्मा गांधी से जुड़ गए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ देखें, कुछ अफवाहें जो हमने देखी कि अखबारों में थी, तो अखबार की अफवाह भी देख लें। ऐसे अफवाहें थी कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग निरपराध रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुए थे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो महात्मा गांधी का जो लोग विरोध करते थे वो किसी न किसी क्या है, अफवाह जो होती है उस वक्त, है ना, कोई घटना होती है त्रासदी, उसके शिकार हो गए थे। यानी कि गांधी जी भगवान थे, ऐसा इस अखबार में लिखा था, और गांधी जी का विरोध करने वाले क्या होगा, किसी न किसी घटना से जो है ग्रसित हो गए। तो पहली घटना थी, गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया तो उसके घर में क्या हो गई, आग लग गई। दूसरी घटना ये कह रहे हैं कि अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे समूहों में से एक ने रुकने से मना कर दिया,
गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले ही दिन उसकी बकरी को उसके 4 कुत्तों ने क्या करा, काट खाया। ये देखिए अजीब सी घटना है। तीसरी घटना इन्होंने बोली, ये किसी अखबार में छपी हुई और इतिहासकार को मिली है उस समय के अखबार में। गोरखपुर के गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़ों की बारिश होने लगी। जो ही उसने गांधी जी का नाम लिया, रोड़ों की बारिश क्या हो गई, बंद हो गई। तो ये अपन को ध्यान रखना हो। ये सारी बातें शहीद अमीन जी जो थे इतिहासकार, गांधी जी, एज महात्मा, सोबल्टन स्टडी 3rd ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है प्रेस, इसके अंदर जो है ये घटना अपन को देखने को मिलती है। ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब अगला हम चलें आगे। ये सारे लोग गांधी जी के साथ शामिल हो गए, ये हमने बता दिया मैंने आपको। गांधी जी की ये घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए। अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। देखिए महात्मा गांधी जी को जेल फिर से पकड़ के लिए बार बार जेल में जरूर डाल दिया जाता था, क्योंकि वो क्रांतिकारी विचारधारा के और सारी जनता उनके पीछे चलती थी। और कभी कभी जो है जनता में गड़बड़ होती थी, जैसे आग लगा दी, हमने ये बोला पुलिस थाने को जलाते, तो असहयोग आंदोलन लेना पड़ा, है ना, 1920 में। तो उसी के दौरान जो क्या है, महात्मा गांधी 6 साल के लिए कारावास पे गए थे। तो भाई जज ने कहा भी था कि जल्दी माफ़ हो जाएगा। तो भाई 6 साल 1926 में होते, तो 1924 में गांधी जी को रिहा हो गई। गांधी जी वापस आ गए। गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने अपना ध्यान ज़्यादातर क्या लगाया, घर में बुने कपड़े में, छुआछूत को समाप्त करने में, है ना, और राजनीति में जितने भी जो गलत काम है तो उसमें समाज के सुधार में जो है उतना उन्होंने अपना समय लगाया। आगे देखेंगे हम। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। और अब वो क्या कह रहे हैं कि जो है उनका ये विश्वास था कि जो है भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा। और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया। इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनाना सीखना होगा। और अब वो जो है कह रहे हैं कि भाई एक तरफ तो छुआछूत समाज में जो है जितनी भी गंदगी है, बाल विवाह है, वो इन सबको भी उन्होंने हटाने की कोशिश की। दूसरा उन्होंने आत्मनिर्भर बनना और स्वावलंबी बनने की बात की कि भाई इंसान अपनी जीविका उपार्जन कर सके, है ना, अपना काम धाम खुद शुरू कर सके। इसके लिए क्या बनाया जाए, इंसान को स्वावलंबी बनाया जाए। तो स्वावलंबी बनने पर उन्होंने जोर दिया। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मील में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर डाला। और अब जो है भाई अंग्रेजों का जो भी आ रहा है कपड़ा, सूती वस्त्र बुना, वो उस पर उन्होंने जो है रोक लगा दी और कहा कि स्वदेशी जो भी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। और जो है कपड़ा बुनाई के ऊपर उन्होंने विशेष जोर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम नमक सत्याग्रह के बारे में देखें। नज़दीक से एक नज़र। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्षों बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। अब देखिए जो हमने पढ़ लिया कि 1924 में जब गांधी जी, है ना, जेल से रिहा होकर आए तो उस समय क्या कर लिया उन्होंने, अपना अधिकतम समय समाज सुधार के कार्यों में लगाया, जैसे बाल विवाह रोकना, विधवा विवाह करवाना और समाज की जो अन्य काम थे, जैसे कुछ रोग भी फैल रहा था उसके लिए भी गांधी जी ने कई सारे काम करे। उसके बाद जो है गांधी जी ने अपने जो है असहयोग आंदोलन के बाद तो हमने देख लिया है कितने साल का उनको जो है कारावास मिला था। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखी। अब उसके बाद उनका एक नया आंदोलन था नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह के अंदर उनकी क्या भूमिका रही। नमक सत्याग्रह उस वक्त जो है नमक के ऊपर जो है कानून लगा हुआ था, टैक्स जो लगा था उसको तोड़ना था। तो उन्होंने जो है
78 मील जो है उसकी यात्रा करके जो है नमक कानून तोड़ा साबरमती नदी के तट पर। तो उसी के बारे में हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। तो नमक सत्याग्रह को हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो है उस पर टिप्पणी के रूप में जो है प्रश्न आएगा। इसमें जो मटेरियल दिया हुआ है उसके अतिरिक्त भी मैं आपको नमक सत्याग्रह पे व्यवस्थित जो है नोट्स भेज दूंगी, ताकि आप जो है उसको नोट डाउन कर लें। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। 1924 तक क्या थे, गांधी जी जेल से रिहा हो गया है। और एक बात और बताओ कि 1924 में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ बेलगांव के अंदर, जिसमें गांधी जी ने जो है भाग लिया था। तो जब वो आए तो उन्होंने समाज सुधार के साथ क्या करा, 1924 में बेलगांव में जो एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन हुए और आज तक भी कांग्रेस के अधिवेशन होते आ रहे हैं। तो 1924 में सिर्फ गांधी जी ने एक बार अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की थी, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, जो हमारी किताब में नहीं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखना है, क्योंकि जो किताब में सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन उसके बाद राजनीति में प्रवेश जो 1928 से बता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन 1924 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें भी उन्होंने भागीदारी निभाई, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ देखिए, उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। अब देखिए, जो है साइमन कमीशन, एक कमीशन आया 1928 में जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये जो है एक अंग्रेज अधिकारी थे साइमन, उनकी अध्यक्षता में होना था। और इस कमीशन के अंदर जो है हमारे देश की जो है संविधान तंत्र के बारे में बातें चल रही थी। इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि जो ये कमीशन था इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। एक भी भारतीय शामिल नहीं होने के कारण जो है साइमन गो बैक के नारे बम्बई के अंदर और लाहौर के जो स्टेशन है उस पर जो है भारतीयों ने लगाए थे। और इसी अधिवेशन के जो आंदोलन चल रहा था, जब है ना, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे लाहौर स्टेशन पर, तो वहाँ पर ये लाला लाजपत राय जिसके बारे में हमने देखा लाल पाल बाल, वो लाला लाजपत राय जो एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति थे, उसकी जो है लाठियों से जो है हत्या कर दी गई पुलिस अधिकारियों ने। तो यहाँ पर जो है साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत पहुँचा। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। और साइमन कमीशन का जो आंदोलन चल रहा था कि भाई साइमन गो बैक के नारे लगा रहे हैं लोग, तो गांधी जी ने उसमें भागीदारी नहीं निभाई, लेकिन गांधी जी ने अपने जो भी राजनेता थे उनको जो है आशीर्वाद स्वरूप जो है उस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसी वर्ष बारदोली में होने वाले किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया। और अब बारदोली के अंदर भी एक सत्याग्रह हुआ बारदोली का। तो यहाँ पर भी एक बात और आपको मैं समझाऊँ कि जो बारदोली का सत्याग्रह उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है बारदोली के अंदर। और बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में जो है नाम के साथ एक उपाधि लगी हुई है। तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, बापू किसने कहा, है ना, राष्ट्रपिता किसने कहा, ये सब भी अलग अलग से वर्ड है जो किसी न किसी ने कहे। वैसे सरदार वल्लभ भाई, जिनका नाम वल्लभ भाई पटेल है, भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, तो जो है इनको बारदोली सत्याग्रह के अंदर आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने जो है सरदार की उपाधि दी थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पर जो है अधिवेशन जो हुआ 1929 लाहौर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हमारे भारतीय झंडे को पहली बार जो है लहराया गया और जो है स्वतंत्रता के बारे में बात की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है लाहौर अधिवेशन कब हुआ और कैसे हुआ और इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसकी क्या रही। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई थी। और अब देखिए जो लाहौर अधिवेशन है इसकी मुख्य बात क्या है, एक तो राष्ट्रीय ध्वज फहराना है ना, दूसरा पूर्ण स्वराज्य की मांग करना कि हम पूरे रूप से क्या है स्वतंत्र है। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है लाहौर अधिवेशन के अंदर की थी। आपको जब प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले किस अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की मांग की गई, तो वो लाहौर अधिवेशन था। हमको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे 26 जनवरी
1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1930 को जो है राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए, और गांधी जी ने अपने आप से बताया कि जो 26 जनवरी का दिन है उसको कैसे मनाया जाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों यहाँ तक कि अच्छा होगा अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियाँ हो तो अच्छा होगा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। और अब जो है ये कह रहे हैं कि जो ये संगोष्ठी है 26 जनवरी की, इसको पारंपरिक तरीके से मनाया जाए, इस संगोष्ठी की घोषणा की जाए, नगाड़े बजाए जाए, क्योंकि ये दिन क्या है हमारे लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरुआत होगी। और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराए जाने के बाद ही क्या हो कि देश में समारोह यानी किसी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो हम अभी भी ऐसे ही फॉलो करते हैं। 15 अगस्त जो है 26 जनवरी के दिन जो है हम पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और ध्वज फहराने के बाद ही हम सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो उन्होंने ये सारी जो है भूमिका उस समय निर्धारित की। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई में हो अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदुओं व मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निश्चित कार्य अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा, यह असंभव नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि जो है ध्वज फहराने के बाद जो है बहुत सारे काम है जो पूरे दिन में हम करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई सूत के कटाई का काम हो सकता है, अछूतों का काम हो सकता है, हिंदू मुसलमान का पुनर्मिलन का काम हो सकता है ना, और अन्य कई सारे काम है जो इस दिन असंभव नहीं है कि भाई नहीं हो, संभव है कि सारे काम जो है विधिवत रूप से होंगे। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहर्निश अधिकार है, और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। और अब वो यूँ कह रहे हैं कि जो ये सारे अधिकार है ये हमारे कठिन परिश्रम का फल है, और ये है इसमें जो है हर भारतीय को आनंद लेने का अधिकार, यानी कि सभी को जो है आनंद के साथ जो है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जो हम 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं उसको मनाने का अधिकार है। और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उसका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का अधिकार। अगर कोई सरकार है वो कहती है कि भाई इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करो, तो जो जनता है वो जनता को ये अधिकार है कि वो सरकार को बदल दे। आगे देखिए डांडी मार्च के बारे में बात करें जो नमक कानून तोड़ने से संबंधित है। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये जो यात्रा की गई वो किस लिए की गई, वापस से देख लीजिए कि जो नमक जो था उसका उत्पादन, एक तो जो प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरा विक्रय है ना, उसको क्या दे दिया गया, राज्य को एकाधिकार दे दिया, यानी कि जो है ब्रिटिश सरकार को अधिकार दे दिया कि वही जो है उनके अधीन ही वो चाहेंगे जिसको नमक देंगे और चाहेंगे उतना टैक्स लगाएंगे। तो ये जो अधिकार दिया उसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या ये था ना कि वो एक यात्रा करेंगे और यात्रा का नेतृत्व भी क्या करेंगे, वो स्वयं करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। और अब जो ये कह रहे हैं कि जो नमक का एकाधिकार का जो मुद्दा था उसको तोड़ने का जो निर्णय गांधी जी कर लिया वो गांधी जी की एक समझ का हिस्सा है, क्योंकि नमक जो है वो हमारे समुद्रों से हमें प्राप्त हो रहा है और उस पर भी अगर अंग्रेज अधिकारियों का अधिकार रहेगा और उस पर भी कोई टैक्स लगाया जाएगा तो भारतीय जो है काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो ये सब जो नेतृत्व करना उनकी एक समझदारी रही है। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। देखिए नमक एक मामूली चीज़ है और उस समय जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में समुद्र के पानी से नमक का बनाकर जो इस्तेमाल करता था, लेकिन जो
ब्रिटिश सरकार का इस नमक पर भी अधिकार होने लगा, एकाधिकार हो गया, तो जो है जनता क्या होने लगी, परेशान होने लगी। और नमक जो है प्रत्येक घर की ज़रूरत है, तो उस समय इस चीज़ के कारण जो है नमक तोड़ो कानून का नेतृत्व क्या करने लगे, गांधी जी स्वयं करने लगे। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। और अब जो है तो जो ये नमक तोड़ो कानून था, इसी को क्या करा, गांधी जी ने निशाना बनाया। और निशाना बना तो गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है व्यापक जो भी असंतोष था, है ना, जनता का, उसके खिलाफ जो है इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे, अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया। और अब जो ये चुनौती जो गांधी जी ने दी ब्रिटिश सरकार नमक तोड़ो कानून की, वो क्यों उन्होंने चुनौती दी, इसका महत्व जो जनता को भी समझ में आ गया। क्योंकि जो है नमक एक मामूली चीज़, अगर उस पर भी एकाधिकार ब्रिटिश सरकार का होगा तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही शर्म की बात है। तो ये बात जो है सामान्य जनता को भी समझ में आने लगी, किंतु अंग्रेज राज को नहीं। लेकिन अंग्रेज जो राज था उसको ये बात समझ नहीं आई कि नमक जैसी मामूली चीज़ पर वो अपना अधिकार जताने लगे। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी। अब देखिए, जो उस समय वायसराय जो थे भारत के, लॉर्ड इरविन थे, है ना, और इनके संबंध में अगर हम हो सकता है इरविन बिल विवाद भी पढ़े, है ना, इरविन बिल विवाद भी था, जो काफ़ी हद तक जो लॉर्ड इरविन जो अंग्रेज अधिकारी रहे, वो थोड़े बहुत भारतीयों के पक्ष में जो है अच्छे निर्णय लेते थे। तो उनके समय जो है गांधी जी ने जब नमक यात्रा शुरू की तो लॉर्ड इरविन को जो है उन्होंने सूचना दी कि जो है नमक तोड़ो कानून की वो यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये यात्रा कब शुरू हुई, ध्यान रखना हमको कि जो नमक तोड़ो कानून था, है ना, वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद समुद्र की ओर चलना शुरू किया और जो है 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। 3 हफ्तों तक क्या करते रहे वो, यानी कि 21 दिनों तक जो है वो समुद्र की यात्रा करते रहे। वहाँ उन्होंने मुट्ठी पर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक यात्रा आयोजित की गई। सबसे पहली शुरुआत गांधी जी ने की, मुट्ठी भर नमक लिया, हमारे नमक बनाया और नमक तोड़ो कानून को जो है ख़त्म किया। इसके बाद ही जो है देश के जो अन्य हिस्से, एक बार मोटिवेशन मिलेगा तो अन्य हिस्सों में भी आंदोलन होना ही था, तो जो है अन्य हिस्सों के लोगों ने भी क्या है इस तरह की यात्राएं करना शुरू की। देखिए यहाँ पर जो एक फ़ोटो दिया है आपको, 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक को उठाते हुए, देखिए ये जो है 6 अप्रैल को जो है 12 मार्च को इन्होंने यात्रा करना शुरू की और 6 अप्रैल को जो है ये दांडी जो है जगह थी साबरमती नदी के, वहाँ पहुँचे और मुट्ठी में नमक उठाया। देखिए आंदोलनकारी किस प्रकार जो आंदोलन कर रहे हैं और जो है नमक सत्याग्रह को इन्होंने तोड़ा। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए, या फिर आपको पूछा जाएगा कि जो है दांडी यात्रा कब शुरू हुई, किसके नेतृत्व में हुई और इसकी समाप्ति कब हुई। तो आपको ध्यान रखना कि जो दांडी यात्रा है वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को जो है ये ख़त्म हो चुकी थी। तो आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे, अब ये जो नमक सत्याग्रह हुआ वो क्यों हुआ, इसके बारे में देखेंगे। नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा, प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया। अब जो है नमक पर कर लगाया गया, तो ये कैसे अन्यायपूर्ण जो है तरीके से जो है तैयार किया गया। बिना कर, जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था, अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी नष्ट कर देती थी। अतः यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती है। अब जो है ये कह रहे हैं कि जो नमक कानून इन्होंने बनाया वो किस लिए बनाया, और इससे जो है सरकार को टैक्स लगाने का मौका नहीं मिल रहा था। इस टैक्स लगाने के चक्कर में जो है उन्होंने नमक जो है कानून बना दिया था। यह जनता को उसके उत्पादन से रोकती और प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया उसे नष्ट कर देती। और जो है जो नमक कानून है वो जनता के लिए क्या है, बिना जो है एक तो प्रकृति से प्राप्त है नमक, है ना, इस पर कोई टैक्स नहीं है तो अच्छे से प्राप्त हो रहा है। तो सरकार को क्या हो रही है, ये अंग्रेज सरकार की बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि जो है फ्री में अगर कोई चीज़ मिल रही है
तो एक तो वो उसको लोगों को इस्तेमाल नहीं करने दे रहा, दूसरे जो वो इस्तेमाल की चीज़ है उसको वो क्या कर रहे थे, नष्ट कर दे रहे थे। अतः किसी भी वजह से किसी चीज़ को स्वयं प्रयोग न कर पाने तथा अन्य को भी उसका प्रयोग न कर देने तथा ऐसे में उस चीज़ को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विशेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता। और अब वो यूँ कह रहे हैं कि जो है ये जो चीज़ें थी कि भाई स्वयं इस्तेमाल भी नहीं करे, किसी और को भी नहीं करने दे, और दूसरा क्या करते उसको नष्ट भी कर दे। तो ये सब चीज़ें क्या थी, अन्यायपूर्ण थी गांधी जी की नज़र में। विभिन्न स्रोतों से मैं भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियाँ सुना रहा हूँ, है ना। और अब जो है ये सारी जो नमक नष्ट करने की बातें थी हर जगह से आ रही थी और गांधी जी कहानियों के रूप में इस नमक की बातों को सुन रहे थे। टनों न सही पर कई मन नमक कोकण तट पर नष्ट कर दिया गया बताया। और जो हमारा कोकण तट है ना आपका भारत का ये जो हिस्सा है ना, ये वाला भारत का इधर गुजरात वाला, तो ये कोकण तट कहलाता है। तो इस कोकण तट पर जितना भी नमक था वो सब क्या कर दिया गया, कई मन, टन तो नहीं कह सकते लेकिन कई मन जो नमक था वो नष्ट कर दिया गया। दांडी से भी इस तरह की बातें चली जहाँ कहीं भी ऐसे क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपना व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावना दिखती है, वहाँ तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता है। और अब जो है ये पता चल जाता है अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ से जनता क्या कर रही है, नमक को प्राप्त कर रही है, नमक उठा रही है, तो जो है वहाँ पर वो अधिकारी पहुँच जाते और उस जगह का वो नमक क्या कर देते थे, नष्ट कर देते थे। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता था। और जो है ये नमक जो है लोगों के मुंह से क्या करने लगे, छीनने लगा। भाई राष्ट्र की संपदा है, प्रकृति से प्राप्त है नमक, लेकिन जो है उसका प्रयोग ना तो वो खुद कर रहे हैं ना किसी और को करने देना, दूसरा टैक्स लगा दिया। अब टैक्स से उनका काम नहीं हो रहा तो वो क्या कर रहे थे, नष्ट कर दे रहे थे। नमक एकाधिकार एक तरफ से चौतरफा अभिशाप है। और अब गांधी जी कह रहे जो नमक जो कर था, है ना, या नमक पर जो एकाधिकार था वो चारों तरफ से जो है एक अभिशाप के रूप में जो है भारतीयों के लिए साबित हुआ। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है, प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का अतिशय विनाश करता है। और जो है प्रकृति से हमें जो भी मिल रही चीज़ें है ना उसका जो है विनाश की ओर जो है ये बात हमारे को साबित होती दिखाई दे रही थी। इस विनाश का मतलब है और अधिक राष्ट्रीय खर्च, यानी कि जो ये विनाश हो रहा था नमक का, है ना, यानी कि अगर लगातार नमक को नष्ट करते जाएंगे तो नमक एक दिन क्या होगा, धरती से ख़त्म हो जाएगा और कम मात्रा में मिलेगा। और कम मात्रा में मिलेगा तो लोगों को क्या मिलेगा, अधिक कीमतों में बाजार में मिलेगा, क्योंकि अभी भी हम फ्री में तो नमक नहीं लेते। तो उस समय भी जो है प्रकृति से प्राप्त जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं किसी रूप में भरण पोषण करने के लिए काम में ली जा रही, तो कहीं ना कहीं उसका हर्जाना भी चुकाना होता होगा भारतीयों को। तो यहाँ यूँ कह रहे हैं कि जो प्रकृति से फ्री में मिल रही चीज़ें उनका क्या है, अगर विनाश होता चला गया तो भविष्य के लिए जो क्या है वो नुकसानदायक होगा और राष्ट्र के लिए भी क्या है वो एक अति कहलाएगी। चौथा, और इस मूर्खता का चरमोत्कर्ष भूखे लोगों से 1000% से अधिक की उगाई है। सामान्य जन की उदासीनता की वजह से लंबे समय से यहाँ का अस्तित्व में बना रहा। आज जनता पर्याप्त रूप से जग चुकी है, अतः इस प्रकार को समाप्त करना होगा। कितनी जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा यह लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। और अब जब गांधी जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह के जब अत्याचार नमक पे भी हो रहा था तो क्या है, जो सोई हुई जनता थी जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रही थी वो जनता क्या हो चुकी थी, अब तक जाग चुकी थी। क्योंकि जो है एक शुरुआत गांधी जी ने करी, उसके बाद जो है अन्य स्थानों पर क्या हुआ, नमक कानून की यात्रा शुरू हो चुकी थी। और साथ में गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि जो ये नमक कानून है इस पर लोगों की जागरूकता है, तो ये जागरूकता कब तक बनी रहेगी और जो है ये अत्याचार कब ख़त्म हो जाएगा इसके बारे में उनको कोई पता नहीं है। ये जो हमारे को नमक सत्याग्रह को ये जो पैराग्राफ दिया है, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी CWMG खंड 49 से लेकर जो है हमें दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें थी नमक सत्याग्रह के बारे में, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। नमक सत्याग्रह पे चर्चा करनी है हमको और जो है इसको याद करना है इसलिए क्योंकि जो है परीक्षा में लिखना है। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था, जिसमें जो है गांधी जी कई सारे अनुयायियों ने भाग लिया था। तो नमक सत्याग्रह पे जो है मैं आपको अच्छे से नोट्स दे दूँगी, आप लिख लेंगे। धन्यवाद।